गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए, रिलेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में। एसिड के लिए अगर नॉर्मलिटी निकालनी है आपको, तो आप बेसिसिटी को मोलरिटी का जो मान आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई बेसिसिटी, तो अपने पास में एसिड के लिए उसकी नॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बेस के लिए अगर आपको नॉर्मलिटी याद करनी है तो आप एसिडिटी मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी कर दोगे, तो बेस के लिए उसकी जो नॉर्मलिटी है वो आ जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि कोई एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना अधिक डिजोल्व हो जाता है, वह उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। तो द डिजोल्वेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी। द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में जब डिजोल्व होते हैं तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरेक्शंस होता है, विच मे बी सेड एज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जिसे हम जो है वो इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। सो डिजोल्वेंस इज डिपेंड ऑफ इंटरेक्शन। इसलिए डिजोल्वेंस जो है वह डिपेंड होता है किस पे, इंटरेक्शन, मतलब कितना उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस हो रही है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ सोल्युबिलिटी इज लाइक डिजोल्व लाइक, यानी सबसे अच्छा जो नियम है वो मैंने आपको 11th में बताया था कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसका मतलब ये हो गया कि भी जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो जो पोलर सोल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। यही रूल्स कहलाता है लाइक डिजोल्व लाइक का। फैक्टर्स कौन से हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर किस प्रकार की है। द गैसेज विच इज़ इजीली आयनाइज्ड इज़ मोर डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। गैसेज जो आसानी से आयनाइज हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे से घुल जाती है सॉल्वेंट में, जैसे NH3 HCl SO2 इज़ मोर डिजोल्व इन द वाटर, ज़्यादा घुलती है ये पानी के अंदर। वेयर एज N2O2 CO2 इज मोर डिजोल्व इन द एथाइल एल्कोहल, यानी जिसकी जिस प्रकार की नेचर है वो उसी में ही डिजोल्व होता है। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर है उसका प्रभाव क्या है, देखो। बाय चेंजिंग द प्रेशर, जैसे जैसे आप प्रेशर को चेंज करते हो, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज अफेक्टेड। सोल्युबिलिटी जो गैसेज की है वह प्रभावी भी होती है। टू एक्सप्लेन दिस हेनरी गिव्स ए लॉ विच इज़ नोन एज हेनरी लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो भाई अपने को इसको बहुत अच्छे से याद करना है हेनरी लॉ को। अब ये हेनरी का लॉ है क्या, देखिए ये बात। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, कि जो सोल्यूट की जो अमाउंट है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अमाउंट होगी वह प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो M प्रोपोर्शनल टू P। M तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और P हो गया प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। तो M इज इक्वल टू KP। K क्या कहलाता है यहाँ पे, एक हेनरी का कांस्टेंट कहलाता है। इफ़ इन ए सॉल्वेंट मोर देन वन गैसेज इज प्रेजेंट देन वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। अगर अपने पास में एक से ज़्यादा गैसेज उपस्थित हैं तो इसे हम पार्शियल प्रेशर के अंतर्गत भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो पार्शियल प्रेशर के रूप में अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा कि M प्रोपोर्शनल टू P1, M इज इक्वल टू KP1। तो P1 यहाँ पे क्या है, P1 इज द पार्शियल प्रेशर। तो बात सेम ही है, बस इतनी है कि बहुत सारी गैसेज हैं तो उनको पूरा प्रेशर लेने की बजाय उन सभी गैसेज का
थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर लिया जाएगा उसे हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे। एक और आता है वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। जो वेपर का जो प्रेशर बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वो किस प्रकार से होगा, देखिए इसको। इन एन ओपन कंटेनर, एक ओपन कंटेनर के अंदर, द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है, रनिंग एट द इन्फिनाइट टाइम, जो रन कर रही है अपने को इन्फिनाइट टाइम के ऊपर, बट इन द क्लोज कंटेनर, लेकिन क्लोज कंटेनर में द प्रोसेस ऑफ द वेपोराइजेशन इज़ नॉट रनिंग एट द इन्फिनाइट टाइम। मतलब बंद कंटेनर के अंदर कहते वेपोराइजेशन की प्रक्रिया अनंत तक, इन्फिनाइट तक नहीं चलती है, लेकिन क्लोज कंटेनर ओपन कंटेनर में यह जो है यह लगातार चलती ही रहती है। इन द क्लोज कंटेनर वेपोराइजेशन कंडेंसेशन प्रोसेस इज रेगुलरली रनिंग। मतलब बंद जो अपने पास एक कंटेनर है उसमें वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलती ही रहती है। बिटवीन दीज टू प्रोसेस, इन दो प्रोसेस के मध्य एन इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो क्रिएट, एक इक्विलिब्रियम भी उत्पन्न हो जाता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पे एंड इक्विलिब्रियम पे, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेपर, प्रेशर जो वेपर के द्वारा उत्पन्न किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो लिक्विड के सरफेस पे वेपर के द्वारा बनाया गया प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इन द वेपर प्रेशर मोर एनर्जी इज फाउंड, वेपर प्रेशर में अपने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, यानी एक भाप में ज़्यादा आपको जलन महसूस होती है जब आपके स्किन के टच होती हैं, और जब अपने पास में एक उतनी ही टेम्परेचर की कोई आग अगर आपके बॉडी के टच होती है उसमें आपको कम जलन महसूस होती है। आगे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन वी डिजोल्व ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वोलेटाइजेशन नहीं होता, वाष्पीकरण नहीं होता है, सोल्यूट इज इन ए सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वह डिक्रीज हो जाता है, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ए एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हो, इससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अपने पास वेपर प्रेशर जो है तो पी नोट माइनस पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रॉल्स ने एक नियम दिया। मतलब वेपर प्रेशर के अंदर एलिवेशन हो रहा है, जब आपने किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो इससे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो कम हो गया लेकिन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मान बढ़ गया। इसको समझाने के लिए रॉल्स ने एक नियम दिया जिसे हम रॉल्स नियम कहते हैं, और ये केवल वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए ही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स विच इज फाउंड इन सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन में मिलता है, देयर पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, उनके जो पार्शियल प्रेशर का जो मान है वह मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो एक्स ए प्रोपोर्शनल टू पी ए, एक्स ए तो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, और पी हो गया ए गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, एक्स बी क्या हो गया, पी बी, और एक्स एन क्या हो गया, पी एन अपने पास में हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी का मान हमेशा एक के बराबर होता है, और अगर अपने को एक्स ए दिया हुआ है या एक्स बी दिया हुआ है तो आप इसका मान भी इसमें से ज्ञात कर सकते हो। तो अब अपने पास से एक वेपर प्रेशर का जो आया पी बराबर पी ए प्लस पी बी, एक्स
ए प्लस एक्स बी, तो अब इस एक्स ए के मान में 1 माइनस एक्स बी का मान रख दें अपन, तो पी बराबर क्या आ गया 1 माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पी ए प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स ए के, और पी ए का मान पी ए नोट मल्टीप्लाई बाई एक्स ए, और पी बी का मान क्या आ गया, पी बी नोट एक्स बी आ जाएगा, एक्स ए सॉरी। तो पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर पी ए प्लस पी बी के मान के बराबर हो जाता है। तो पी बराबर क्या आ गया, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, और एक्स ए बराबर एक्स बी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन रख दें एक्स ए 1 माइनस एक्स बी पी बी नोट एक्स बी। खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी माइनस पी बी नोट एक्स बी। अब यहाँ से अपन ने पी नोट को अलग रख दिया, तो पी नोट प्लस एक्स बी को अलग छान देंगे, तो पी बी नोट माइनस पी ए नोट अपने पास में बच जाता है। तो ये अपने पास में एक सिंपल सी कैलकुलेशन है राउल्स लॉ की, जिसको आपको 2-4 बार इसको देखोगे वीडियो को तो आपके ज़्यादा हार्ड है नहीं, समझ में आ जाती है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है प्रेशर के अंतर्गत और मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड कि पी के पी ए नोट एक्स ए के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है।